हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट सेक्शन के बारे में। 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमारे पास है, वो एक टेबुलर दिया ही है जिसके अंदर 5 अलग अलग शहरों में कुल जनसंख्या बता रखी है आपको, पुरुष का महिलाओं से अनुपात दे रखा है आपको, और हमें उसमें जो साक्षर जनसंख्या है उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। शहर बी के अंदर साक्षर जनसंख्या का 20% महिलाएं हैं। शहर बी की बात कर रहे हैं, बी विजुअल होगा आपको। तो उस शहर में साक्षर पुरुषों की संख्या का निरक्षर महिलाओं की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। शहर बी के अंदर साक्षर जनसंख्या का 20% महिलाएं हैं, तो साक्षर पुरुष का निरक्षर महिलाओं से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना होता है, हमें एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा, बी वाले गांव की बात करें तो पुरुष और महिलाएं सेम सेम है, तो आप ये मान लो 100 पुरुष हैं और 100 महिलाएं, ऐसा मान ले। इसमें से 30% साक्षर, यानी कुल मिला के 200 है, तो 200 का 30%, कुल मिला के 60% ऐसे हैं जो साक्षर है। तो बचे हुए 140 क्या होंगे आपके निरक्षर। इस 60 में से 20% महिलाएं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ फीमेल कितनी है 12, तो मेल कितने होंगे आप बोलोगे 48। क्या पूछा है आपसे साक्षर पुरुषों का, तो साक्षर पुरुष तो 48 है, तो आगे आएगा 48। जब हम अनुपात निकालेंगे तो आगे लेंगे हम 48 को, तो उन्होंने 48 तो आगे आएगा। किससे निकालना है, निरक्षर महिलाओं से। तो 100 महिलाएं थी, 12 साक्षर है, तो निरक्षर कितनी मिल जाएगी आपको 88। 8 से काटोगे 6 और 11, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6:11। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको ये बोला गया है कि शहर डी और ई में मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या बी और सी की महिलाओं से कितने % ज़्यादा है या फिर कम है। डी और ई के मिलाकर पुरुषों की संख्या बी और सी की महिलाओं से कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। हमने बोला डी के अंदर एक कुल मिला के महिला और पुरुष कितने हो रहे हैं 7, और ई के अंदर 3 हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि 7 का मान 7000 है, तो 1 का मान 1000। डी में पुरुष तो 3 है, तो पुरुष तो आगे 3000। ई की बात करते हैं, ये कुल मिला के 3 है, 3 का मान 4500, 1 का मान 1500, तो मेल कितने मिल गए। तो डी और ई में जो पुरुष है वो तो निकल कर आया आपके पास 3000 और 1500, कितने हो गए ये 4500। बात करते हैं बी और सी की, कि बी और सी के अंदर महिलाएं कितनी है। तो मैंने बोला बी में दोनों इक्वल है, तो 4000 महिलाएं होगी। सी में कुल मिला के 5, इसका मान 5000, तो 1 का मान 1000, तो 2 का मान, मतलब ये कुल मिला के कितनी होगी 6000। आपसे पूछा है कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, देखो 1500 कम है, किस में 6000 में। तो ये होता है 1/4, और 4 से काटोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए के अंदर 25% जो निरक्षर है उनकी जो मृत्यु हो रही है वो अल्कोहल का सेवन करने से हो रही है। तो आपसे पूछा गया है जिसमें से आधी महिलाएं, तो ए में अल्कोहल के सेवन करने से मरने वाले निरक्षर पुरुषों की संख्या, यानी कि 25% निकालना है आपको। बी में महिलाओं का कितना परसेंट है, ए में
जिनकी मृत्यु अल्कोहल के सेवन करने से हुई निरक्षर, उसका परसेंटेज निकालना है बी की महिलाओं से। देखो 12,000 में से 25% साक्षर है, यानी कि 1/4 यानी कि 3,000 साक्षर है। तो जो निरक्षर है वो कितने होंगे, तो आप बोलोगे 9,000। अब 9,000 में से जो 25% है यानी इसका 1/4 वो अल्कोहल से हुए, जिसमें आधी महिलाएं हैं तो आधे पुरुष होंगे। तो ये तो आ गया आपके पास ए से अल्कोहल का सेवन करने से मरने वाले लोग। हमें बताना है बी के संख्या होगा कितना परसेंट है, तो मैंने बोला बी के अंदर कुल मिला के जनसंख्या 4,000 है और इंटू 100 कर दो आप। बस यही हमें रेशो निकालना है इसका। हमने बोला 3 0 से 3 0, 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार, 25 नाम 225 में जब 8 का भाग दोगे आप, तो 225 में जब 8 का भाग देंगे तो ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 8 का भाग केवल ऑप्शन बी में जा रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए और ई में मिलाकर कुल साक्षर जनसंख्या का बी और डी के निरक्षर जनसंख्या से अनुपात ज्ञात करना है आपको। ए और ई की कुल साक्षर जनसंख्या का बी और डी की निरक्षर जनसंख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ए और ई का मैंने बोला ए के अंदर 12,000 का 25%, तो साक्षर कितना हो गया 3,000। ई की बात करें तो 4500 का 20%, ये आएगा, यानी कि 3,900 होना चाहिए। अनुपात निकालना है हमको बी और डी के निरक्षर का। तो मैंने बोला बी के अंदर 8,000 का 30% साक्षर है, तो 70% निरक्षर होगा। तो 8,000 का 70% 5600। डी के अंदर बात करें तो डी का यानी 7,000 का 50% 9100। देखो 13 के पारे से 3 बार, 13 के पारे से 7 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 3:7। यदि शहर सी में निरक्षर जनसंख्या का 45% महिलाएं हैं, तो आपको बताना है शहर सी में पुरुषों की संख्या जो निरक्षर है वो ई की महिलाओं से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ई की महिलाएं तो आपने निकाल रखी, डायरेक्टली दिख रहा है आपको। आपको क्या निकालना है कि सी में जो पुरुष है वो कितने हैं ऐसे जो निरक्षर है, और हमें फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैंने बोला सी के अंदर कुल मिला के 5,000 है और ये 3 और 2 है, यानी 3,000 तो मेल होंगे और 2,000 फीमेल है। अच्छा साक्षर कितने हैं 40%, यानी कि 2,000 साक्षर है, तो निरक्षर कितने हो गए, तो जवाब आया 3,000। इसमें से 45% महिलाएं हैं, 3,000 का 45%, मैंने बोला 50% 1,500 और 5% 150 को माइनस कर दो, यानी कि 1,350 तो महिलाएं हैं। तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको, ये मिल जाएंगे 1,650। और आपसे ये पूछा है सी में पुरुषों की संख्या जो निरक्षर है, यानी ये वाला डाटा मिल चुका है आपको। डिफरेंस निकालना है ई की महिलाओं से, तो 3 का मान 4,500, 1 का मान 1,500, 2 का मान 3,000, तो 3,000 से इसका डिफरेंस निकालना है, तो यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1,350। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट एक नंबर सीरीज दी गई है आपको, जहां पर आपको ये बताना है कि 140 से बन रहा है आपका 152, 152 से बन रहा है आपका 158, फिर 164, फिर 173। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा। हमने बोला नंबर सीरीज आसपास दिख रही है, डिफरेंस निकाल लो। तो इनका डिफरेंस निकल कर आया 12 का, इनका डिफरेंस निकल कर आया 6 का, फिर डिफरेंस निकल कर आया 6 का, और फिर डिफरेंस निकल कर आया 9 का। देखो नंबर सीरीज में नंबर पहले घटा फिर बढ़ा, इट मीन्स ये हाफ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो 12 का हाफ 6 होता है, 6 से 6, 1 6 से 9, तो हाफ 1 1.5 क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, और जब 173 को 18 में ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 191।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन मार्क 92, 109, 135, 172 एंड 222। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। हमने बोला चाहे डिफरेंस ऐसे निकाल लो या इस सीरीज को आप ऐसे बोल दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसका नेक्स्ट नंबर निकाल लो। तो ये निकालना थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो कैसे, हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितना का आया 50 का। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है 35, 37 का दिख रहा है, यहाँ पे 26 का दिख रहा है, यहाँ पे 17 का दिख रहा है। अगर नंबर को ध्यान से देखें तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 10 आपको कम करना चाहिए। और जब 10 कम करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 82। ग्यारह 1120 से 1258 बन रहा है, 1258 से 1406 बन रहा है, 1574, 1782। आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर का गैप आ रहा है वो गैप बहुत कम है, आसपास में है। इट मीन्स हम डिफरेंस से काम चला सकते हैं। मैंने डिफरेंस निकाला जाए पहले 1120 और 1258 का, तो डिफरेंस निकल कर आया 138 का। आगे अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस निकल कर आया 148 का। और आगे देखो कितना आ रहा है, तो 168 का आ रहा है। और आगे देखते हैं तो कितने का आ रहा है, ये 208 का आ रहा है। यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा, आप फिर डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस 10 का, 20 का, तो यहाँ से पिक्चर समझ में आ रही है कि 10, 20, 40, तो यहाँ 80 आना चाहिए। यहाँ 80 आएगा तो यहाँ 288 आना चाहिए। और जब 288 को 1782 में ऐड करोगे आप, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 2070। नाइन्टी 96 से आपका बन रहा है 48, 48 से बन रहा है 72, 72 से बन रहा है आपका 180 एंड फिर क्वेश्चन मार्क 2835। सीरीज आधी हो रही है फिर बढ़ रही है, मतलब मल्टीपल्स का लॉजिक हो सकता है जो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा हो। 96 से 48 हाफ हुआ है, 48 से 72 1.5 गुना, और 72 से 180 आप चेक करोगे तो 2.5 गुना आएगा। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 180 को आधे से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 630। नंबर सीरीज का 5वां क्वेश्चन, यानी कि इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। 3374, 1686, 842, 420 एंड क्वेश्चन मार्क। तैतीस सौ से 1600 बन रहा है, फिर 800 बन रहा है, फिर 400 बन रहा है और क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो लगभग सभी नंबर आधे दिख रहे हैं। देखो इसका आधा करें, 87 -1 कर रखा है। इसका आधा करें 843, तो यहाँ भी -1 कर रखा है। और इसका आधा करोगे तो भी -1। तो हमें क्या करना है, इसका आधा करना है, जो कि कितना होता है 210, और एक कम कर दो, यही आपका आंसर है 209। चलिए मूव करते हैं आगे। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है अर्थमेटिक का, टाइम एंड वर्क का, जिसमें बोला गया है कि अरुण और राहुल एक साथ काम करना शुरू करते हैं और काम 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यदि अरुण की कार्यक्षमता 40% बढ़ जाए और राहुल की कार्यक्षमता 20% कम हो जाए तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो राहुल अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है।
दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अरुण 40% बढ़ा रहा है अपना और राहुल 20% कम कर रहा है, तो ये काम 10 दिन में हो जाता है। हमें बताना है राहुल अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो, अरुण प्लस राहुल ये दोनों मिलकर काम ख़त्म करते हैं 12 दिन में। अब क्या हुआ, अरुण 40% कम कर रहा है। मैं ऐसा बोल दूं, पहले 1 कर रहा था तो अब 0.6 कर रहा है। 60% काम कर रहा होगा, सॉरी 40% बढ़ जाती है ना तो ज़्यादा काम करेगा, यानी कि 1.4। और जो राहुल है वो 20% काम कम कर रहा है, यानी 0.8, और काम 10 दिन में ख़त्म हो रहा है। ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है, दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को इक्वल किया, हम लोग को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 14A प्लस 8R 12A। तो यहाँ से आप A और R का रेशो निकाल लो। देखो 12 इधर आया तो 2A बना, और 8 उधर गया तो 4B। तो A अपन R की बात करें तो 2:1 आएंगे। पहले हमें निकालना पड़ेगा कुल वर्क कितना है। तो देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम 12 दिन में ख़त्म हो रहा था, तो 36 काम था। ये काम करवाना है हमें राहुल से। तो राहुल कितना काम करता है, 1, तो 36 में 1 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 36 डे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, CI और SI का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जहाँ पे बताया कि 2 साल का जो अंतर है CI का और SI का वो 120 रुपये, और 2 साल का CI का प्रिंसिपल से जो रेशो है वो 25:24 है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर मैं इसको, मेरे पास टाइम कम है तो पहले बात तो 3 साल का जो भी ब्याज आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। 2 साल का ब्याज, देखो मूलधन 25, 2 साल का ब्याज 24, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 साल का मूलधन और मिश्रधन 25:49 में होंगे 2 साल में। तो 1 साल में किस में होंगे ये, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। मतलब 5 रुपये उधार देने पे 7 रुपये मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2/5। दर की बात करूँ तो दर निकल कर आएगी 40%। आगे अब देखो अंतर की बात करें सिंपल सा, अगर मैं इसको मानूँ तो 300 मिलेगा हर साल, तो 300 का 40% 120, यानी कि इसका जो आंसर है यही होगा। चाहो तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो 2 साल का CI का फॉर्मूला लगा के, बट दिख रहा है हमको कि इन दोनों में से एक आंसर है, तो इसमें हर साल 300 मिलेगा, और 300 का 40% क्या होता है, आपका अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, कि P और Q एक दूसरे से x किलोमीटर की दूरी पर है, और जो इनकी स्पीड है वो 20 और 40 किलोमीटर पर आवर है। पहले घंटे में कार P चलती है और कार Q नहीं चलती, दूसरे में Q चलता है, P नहीं चलता, और ये उनके मिलने तक जारी रहता है। तो ये 8.5 घंटे बाद मिलते हैं, तो बताओ x का मान कितना है। देखो पहले P चल रहा है, 8.5 घंटे का मतलब ये है कि 4 घंटे पहले ये चला, फिर 4 घंटे ये चला, तो बचा हुआ आधा घंटा किसने कवर किया है, P ने। तो मैं ऐसा बोलूँगा P ने जो कवर किया है वो कवर किया है 4.5 घंटे, प्लस Q ने जो कवर किया है वो कवर किया है 4 घंटे, यही आपकी कुल डिस्टेंस है। P की स्पीड 20 और 4.5 घंटे का मतलब है 20 × 4.5 90 आ गया। Q की स्पीड 40 और 4 घंटे, तो 40×4, तो आपकी जो कुल डिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगी 250 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है, कि एक दुकानदार वस्तु A के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, दूसरी वस्तु जो B है उसका क्रय मूल्य A के विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है।
यदि दुकानदार वस्तु बी को 15% के लाभ पर बेचता है और वस्तु बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से इतने रुपये ज़्यादा है, तो ए का अंकित मूल्य कितना होगा? ए का अंकित मूल्य कितना होगा? 20% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पे, तो आप ये मान लो कि ए का जो अंकित मूल्य है वो 100 है। 20% की छूट दी, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 80 है। अब क्या हुआ, जो बी का क्रय मूल्य है सीपी, वो वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यानी ये 80 है तो 80 का 20% 16 ज़्यादा है, तो ये 96 है। अब बी ने क्या करा, इसको बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा बी का, देखो 96 का 15%, तो मैंने बोला 10% तो 9.6, 5% 4.8, तो 9.6 और 4.8 कितना हो जाएगा? 14.4, तो 96 प्लस 14 तो 110.4 आएगा। ये आएगा। हमें बोला है वस्तु वी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से इतने रुपए ज़्यादा है। मैंने बोला ये 80, ये 110.4, डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो इन दोनों का डिफरेंस 30.4 का, जिसका मान 1216 है। इस पॉइंट को हटाऊँ तो जीरो लग जाएगा, तो 304, 3 के बारे में 12 आता है, 4 के बारे में 16 आता है, 4 बार में, तो 1 का मान 40, तो 100 का मान जो है वो कितना बन जाएगा? 4000 आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का है। कि ए, बी और सी 3:5:7 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 4 महीने के बाद ए कुछ राशि इस प्रकार निवेश करता है कि उसका जो टोटल निवेश है वो सी के आरंभिक निवेश के बराबर हो जाए, और सी का हिस्सा आपको दे रखा है, तो कुल प्रॉफिट कितना होगा? ये इनका स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट था 4 महीने तक, ऐसा बोल दूं। सी के लिए तो कुछ बात है ही नहीं, तो ये तो 8 महीने काम कर रहा है, सॉरी 4 और 8 12 हो जाएगा ना, 12 महीने काम कर रहा है, ये भी 12 महीने काम कर रहा है। अब इसने क्या करा, ए ने कुछ राशि और मिलाई, देखो ए के पास 3 रुपये थे, सी के बराबर करना है तो 4 रुपये और मिलाएगा। क्या मैं ऐसा बोल दूँ 7 रुपये हो गए, बस ठीक है। आप देखिए ए का जो इन्वेस्टमेंट है कितना हो जाएगा, 12 और 56, 12 और 56 कितना होता है? 68, ये हो गया 60, ये हो गया 84। अनुपात की बात करें तो 17, 15, 21। हमें सी का हिस्सा दिया हुआ है 3150, जो 21 का मान है, 21 का भाग दिया तो 21 एकम 21, 21 पंजे 105, 150। तो क्या पूछा है, कुल प्रॉफिट कितना होगा? तो कुल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो 150 को मल्टीप्लाई कर दो 17 और 15 32, 33, 43, 53 से, 15 × 45, लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन है 4, 75 और 4 79। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा 7950। चलिए नेक्स्ट, एक पाई चार्ट आपको दिया गया है जिसमें बोला गया कि विद्यार्थी जो है परीक्षा में कुल अंकों के 70% अंक प्राप्त करता है, और हमें कुल अंक प्राप्त करने वाले मान दे रखे हैं 2100, और बीच में जो मान दिए हुए हैं वो परसेंटेज दिया हुआ है प्राप्त अंकों का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, अच्छा इंग्लिश दिखानी पड़ेगी। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में मिलाकर प्राप्त कुल अंकों के कितने परसेंटेज है? गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में जो प्राप्त हो रहे हैं इसको कुल अंक, वो कुल अंकों का कितना परसेंटेज है? गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक, कुल अंकों का कितना परसेंट है? प्राप्त कुल अंक, कुल अंकों का कितना परसेंट है, ये आपसे बोला गया।
मतलब जब परसेंटेज निकालना होता है तो एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं है आपको। तो गणित में 20 मिल रहे हैं, विज्ञान में 12 मिल रहे हैं, इनमें 13 मिल रहे हैं, कुल कितने हो गए 45%। लेकिन ये 45% जो डेटा है ये किस में से 70% में से, क्योंकि कुल प्राप्त अंक तो 70% दे रखे थे जो 21 के बराबर है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कुल प्राप्त अंक जो है वो 70 है, 70 कितना मिल रहा है 45%, बस ये निकाल लो, और कुल तो 100 होते हैं, यही आपका आंसर है। बटे 100 कर दो, 5 से 9 बार 2 बार 9 से 63, 63 में 2 का भाग दोगे तो 31.5% आपका आंसर होगा। इंग्लिश में 13 है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, बार बार दिक्कत आएगी। और हिंदी में 15 है। आपको ये बोल रहा है कि कंप्यूटर और अंग्रेजी में जो मिलाकर प्राप्त अंक है वो हिंदी और विज्ञान के अंकों से कितने % ज़्यादा है या कम है। कंप्यूटर और अंग्रेजी के मिलाकर प्राप्त अंक हिंदी और विज्ञान के अंकों से कितने % ज़्यादा है या कम है। मैंने बोला कंप्यूटर और अंग्रेजी, तो कंप्यूटर में कितने 17, अंग्रेजी में 13, कुल कितने हो गए 30। हिंदी और विज्ञान 27, कंपेयर किससे कर रहे हैं हिंदी और विज्ञान से, तो मैंने बोला 3 ज़्यादा है 27 से, और 3/27 का मतलब होता है 1/9, और 1/9 का जो मतलब है वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन के अंदर। ऐसा ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो केवल ऑप्शन नंबर सी। तो पाई चार्ट कंपेयर टू दूसरे ग्राफ के सोल्व करना इजी होता है। देखिए यहाँ पे आप गणित के लिए अधिकतम अंक जो है वो हिंदी के लिए अधिकतम अंकों से 40% ज़्यादा है, और शेष विषयों के बराबर अधिकतम अंक है, जो कुल अधिकतम अंकों का 20% है। तो गणित और इतिहास के मिलाकर अंक कंप्यूटर और विज्ञान के अंकों से कितने ज़्यादा है या कम है। हिंदी का डेटा 15 है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको ये कि जो गणित के लिए मैक्सिमम अंक है वो हिंदी के अंकों से 40% ज़्यादा है। दूसरा, शेष विषयों के बराबर अधिकतम अंक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं लगभग 100, सबके मान लो 100 मार्क्स है मैक्सिमम, तो सबके 100 नहीं है। गणित के जो है वो हिंदी से 40% ज़्यादा है, बाकी सबके सेम है। जो कुल अधिकतम अंकों का 20% है। मैंने बोला ये जो पास हो रहे हैं 70% थे, 70% का मान 2100, तो 100 का मान 3000, और 3000 का 20% यानी 600 जो मिल रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं 3000 का 20% क्या है, अधिकतम अंकों का 20% है। यानी हर सब्जेक्ट जो है शेष सब्जेक्ट उन सबके 600 600 600 है। हिंदी का जो भी होगा x मान लेते हैं, तो गणित का 40% ज़्यादा है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर सबके 600 है तो हमारे पास कुल 6 सब्जेक्ट है, तो 4 के तो 600 हो गए, और 4 के 600 हो गए ना, और कुल हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे 3000, तो 3000 में 2400 तो ये हो गया, तो कितने बचे 600 मार्क्स बच रहे हैं। और ये किस किस के, हिंदी और गणित के। अगर मैं हिंदी के x मानता हूँ, या हाँ x मान लेते हैं, तो गणित के 1.4x हो जाएंगे, यानी 2.4x का मान 600 है, तो x का मान निकल कर आया 250। तो क्या पूछा इसने आपसे कि गणित और इतिहास के मिलाकर अंक, गणित और इतिहास के मिलाकर अंक कंप्यूटर और विज्ञान से प्राप्त अंकों से कितने अधिक या कितने कम है। अच्छा, गणित और इतिहास के अधिकतम अंक की बात कर रहा है, मिलाकर अंक नहीं आएगा, अधिकतम अंक आएगा। तो इतिहास में तो 600 थे, गणित में कितने हैं 250 थे ये, और 250 का 40% 350, यानी इन दोनों के जो मिलाकर मार्क्स आए वो कितना है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 950 है। और कंप्यूटर और विज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर में 17%, विज्ञान में 12%,
29% मिले 2100 के, यानी कि 2100 का 29%, 21 इंटू 29, लास्ट में अंकों का योग 10 बन रहा है तो 609 बन जाएगा ये। तो 950 तो टोटल अंक है अधिकतम, उसमें से इसको 609 मिल रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 341 का, यही आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं आगे। कंप्यूटर और हिंदी में प्राप्त औसत अंक का अनुपात बताना है हमें इतिहास और अंग्रेजी के एवरेज से। तो एवरेज का फर्क पड़ेगा नहीं, अगर हम एवरेज रेशो निकाल रहे हैं तो कोई दोनों में बटे में 2 आएगा। तो कंप्यूटर और हिंदी 17 और 15 32 आएगा। 32 का मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कोई 8 का मल्टीपल दिख रहा है। और इतिहास और अंग्रेजी, इतिहास 23, अंग्रेजी 13, 36, 36 11 में नहीं आएगा। तो 4 से काटोगे 8:9 आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं आगे। यदि अधिकतम अंकों में 40% की वृद्धि होती है, अधिकतम अंकों में 40% की वृद्धि होती है और विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक समान रहते हैं, यानी 2100 प्राप्त किए उन्होंने। यदि विद्यार्थी अधिकतम अंकों के 55% अंक प्राप्त करना चाहे तो जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा तो कितने अंक से फेल होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पहले आपके पास मैक्सिमम मार्क्स थे उसमें 40% की वृद्धि हो गई। पहले मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये तो कुल प्राप्त हुए थे कितने, वही कुल प्राप्त हुए 70%, यानी कुल तो थे आपके पास 3000, इसमें 40% की वृद्धि हुई यानी 1200 की वृद्धि होगी। तो अब आपके पास 4200 मैक्सिमम मार्क्स है, उसका 55% प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, तो 4200 का 55% ऐसा हो गया 42 इंटू 55, मतलब 42 का आधा 21, 55 का डबल 110, यानी कि 2310 अंक प्राप्त कर रहा है तो विद्यार्थी पास होगा। तो आपसे पूछा ये वाला विद्यार्थी कितने नंबर से फेल हुआ, मैं इसके 2100 है या 2310 चाहिए, तो 210 नंबर से ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। आपको बोला गया आपके पास 2 मात्राएं दे रखी है, 2 क्वांटिटी है, हमें केवल उसमें कंपैरिजन बताना है कि कौन बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या क्या होगा, कंपेयर करके बताना है। दूसरा मान तो डायरेक्टली दिया हुआ है 52 रुपये। फर्स्ट वाले में आपको वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, कुल लाभ कितना मिला। तो मैंने बोला विक्रय मूल्य 34 रुपये, ठीक है, 18 वस्तु बेच रहे हैं अपन। क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से 25% कम है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है। तो यहाँ से हम सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो 34 में बेचा गया, डिस्काउंट 15% का था, यानी 85% का मान 34 है। 17 से काटा 5 बार, यानी 5% का मान 2 है, 50% का मान 20 है, तो 100 का मान 40 रुपये। तो अंकित मूल्य तो कितना हो गया आपका 40। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 30। तो एक वस्तु पे 4 रुपये का प्रॉफिट है। कितनी वस्तु बेची 18, तो 18 वस्तु का मतलब 72 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहला वाला मान 72 है, दूसरा 52 है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, मात्रा फर्स्ट बड़ी है मात्रा 2 से। नेक्स्ट देखिए आप, दूसरी मात्रा आपको दे रखी है कि कितनी है 12 वर्ष है। हमें पहले वाले का मान ज्ञात करना पड़ेगा और पहले वाले के लिए आपको दिया गया है, पहले में आपको निकालना है सतीश की आयु कितनी है। सतीश आयुष से 3 वर्ष छोटा है। 5 साल पहले आयुष की आयु, 4 साल बाद सतीश की आयु, अनुपात दे रखा है। मैं ये मान लेता हूँ आयुष की आयु ए है, सतीश की आयु एस है।
तो 5 साल पहले आयुष की आयु हो जाएगी A-5, 4 साल बाद सतीश की आयु हो जाएगी S+4, और ये बराबर है 3/4 के। करो मल्टीप्लाई, तो 4A-20 बराबर 5S+12। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4A-5S बराबर 32। और ऊपर आपको दिया गया है सतीश जो है 3 साल छोटा है, यानी कि आयुष 3 साल बड़ा है, ऐसा बोल दे। किसका निकालना? सतीश का निकालना है। तो आयुष को एलिमिनेट कर दो, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4A-3S बराबर 12, सॉरी 4S बराबर 12, इधर कट गया, S का मान 20 आएगा। अब देखो दूसरा वाला मान 12 साल है, पहला वाला मान 20 साल है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? मात्रा फर्स्ट बड़ी है, वापस से मात्रा 2 से। डिटेल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाए कि स्वर जो है वो केवल विषम स्थानों पर आए? डिटेल शब्दों के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जाए कि स्वर केवल विषम स्थानों पर आए? हमें इनको अरेंज करना है। अरेंज करने पर स्वर जो है वो डिफरेंट स्थानों पर है। तो मतलब कुल मिला के कितनी संख्या है, कितने अल्फ़ाबेट से? 6, यानी कि फैक्टोरियल 6। ये तो हो गया हमारे पास। इतने तरीके से तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल है, हमें इतने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये है स्वर है वो केवल किस पर है? विषम स्थानों पर है। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। फैक्टोरियल 6 तो है, लेकिन हमें अरेंज कैसे करना है कि स्वर विषम स्थानों पर है। तो 6 में से हमें 3 पोजीशन लेनी पड़ेगी, 6P3। तो मैंने बोला 6P3 का मतलब होगा कि हमारे पास कुल मिला के 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम अरेंज करेंगे तो स्वर केवल आपको विषम स्थान में लेना है। A, E और I, ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर पे आ सकते हैं। 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 ही तरीके हो सकते हैं इनको अरेंज करने के भी। तो 3P3 यानी कि 3 × 2 × 1। ये तो ये हमारे पास स्वर को अरेंज करने के। और जब नंबर्स को अरेंज करेंगे तो ये भी 3 मिलेंगे, और 6 × 6 ये मिलेगा आपको 36। तो यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है, तो ये मात्रा तो बराबर आएगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर 5 मिल सकता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है आपको, और दूसरे में आपको x का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें तो आपको दोनों मान ज्ञात करने पड़ेंगे। दो अंकों वाली संख्या जिसको पलट देने के बाद प्राप्त संख्या से 20% ज़्यादा है। तो 2 अंकों वाली संख्या में मान लेते हैं कि 10x + y है। अगर उसको पलट दें तो ये बन जाएगा 10y + x, उससे 20% ज़्यादा है। ऐसा बोल दें। जब इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से आपको रेशो मिलेगा x/y का 12y + 12x 2x x/y। ठीक है। और संख्याओं की बात करें तो 54 एक संख्या बन सकती है। 54 को अंकों को पलटते हैं, 45 का 20%, हाँ तो 54 बन जाएगा। जो संख्या हमारे पास हो कितनी है? 54 है। सिंगल में कोई डबल लेंगे तो वैल्यू 2 डिजिट में चली जाएगी। ठीक है, इसके फैक्टर करो, गुना करने पे 54, जोड़ने पे 55, तो 54 और एक आया। तो ये वाला मान इससे बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, तो मात्रा फर्स्ट बड़ी भी है, बराबर भी है। चलिए लास्ट
क्वांटिटी बेस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको और इसके 7 मीटर चौड़ा पाथ चारों तरफ बनाया गया और नीचे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नीचे तो डायरेक्टली मिल रहा है आपको 77 इंटू 26 कर लो मल्टीप्लाई, कितना रहा है 11 से मल्टीप्लाई होगा 7 26 120 इंटू ये तो मिलेगा 2002। ठीक है, ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, ये पाई आर स्क्वायर का मान है तो यहाँ से पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 22 से कट रहा होगा 22 दूनी 44 114 22 दूनी 44 188 22 बन जाए 110 तो 252 इंटू 7 तो ये 42 का स्क्वायर बन जाएगा। बन रहा है, यानी त्रिज्या 42 है और इसको मैं जोड़ दिया तो बन जाएगी त्रिज्या बड़े वाले की 49। तो इस वाले का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 22/7 इंटू 49 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल दूँ 22/7 इंटू 7 और 49 और 42 कितना बन जाएगा 91। तो 22 इंटू 91 तो ये 100 ये ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा यानी कि मात्रा फर्स्ट बड़ी है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, तो केवल 20 सेकंड ही इसके लिए पर्याप्त है। तो सबके बटे में 11 और 121 है, इन सब का एलसीएम 121 मान लेंगे। उसके पहले 14 और 16 30 और 14 44 और 12 56 तो ये आ गया और सबका एलसीएम 121 है। तो 11 का भाग दिया 11 बार, ये 33 बार, ये 4 बार, ऐसा बन जाएगा। तो कितना आ रहा है 66 70 81, तो 56 से ही 81/121 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। (99 इंटू 41) 46 मल्टीप्लाई बाय 72 और 49 मल्टीप्लाई बाय 69। क्या आंसर इसका आने वाला है? हाँ, या तो इसमें आप डिजिट सम भी लगा सकते हो देखो, या फिर क्या कर सकते हो आप, डिजिट सम लगाने के लिए अंकों का योग चेक कर लो। इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हाँ यहाँ पे लगा, यहाँ पे अलग आ रहा है। ठीक है, इधर बात करें इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 15, तो यहाँ नहीं लगा पाओगे 6 बनेगा आप इससे। आगे चेक करो भाई, इसके अंकों का योग 6 आ गया। इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंकों का योग 3 आ रहा है। लगाते हैं, देखो मैंने बोला पहले तो अभी चेक करो लास्ट का डिजिट कितना आएगा। तो लास्ट के डिजिट के लिए इसके लास्ट में कितना आएगा 9, इसके लास्ट में कितना आएगा 6 दूनी 12 का 2 माइनस इसके लास्ट में कितना आएगा 9 81 1, तो 9 और 2 11, लास्ट में 0 आएगा। पहली बात तो कंफर्म होगी। 0 से क्या मतलब हुआ हमें कि 0 से हमें कंफर्म हुआ ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब लगाते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम ये बोलता है 9 को जहाँ पर भी 9 दिख रहा है उसको 0 मान लो, तो ये पूरा 0 हो गया। ये भी 9, ये पूरा 0 हो गया। तो 0 माइनस देखो ये 0, तो 4 इंटू 6 24 अब 6 9 माइनस 6, तो अंकों का योग 3 चाहिए आपको। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 3, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1700 का 16.5% और 1750 का 13.8%, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बोला परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। तो 17 को मल्टीप्लाई करो 16.5 से, 16.5 का मतलब 33/2,
माइनस यहाँ पे कटना पॉसिबल नहीं था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया देखो, और इसको भी हटाऊंगा बटे में 0। 25 के पार्ट से 7 बार, 25 के पार्ट से 4 बार, 2 से काटना मैंने, 2 6 12, ऐसा बन जाएगा। देखो बटे में तो दोनों में आ रहा है, 17 × 33 कर लो आप तो कितना आ रहा है, या 3 कॉमन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 17 × 51, कैरी 5, 51 5 56। यहाँ कितना आ रहा है, 7 9 63, कैरी 6, 42 6 48, और बटे में तो जब 561 में 483 घटाओगे, 11 में 3 गया 8, 55 में 48 घटाया 78, 78 में 2 का भाग दिया 39, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट, 348 को डिवाइड करना है 29 से, मल्टीप्लाई करना है 15 से, प्लस करना है 156 को, और ये बराबर है क्वेश्चन मार्क की पावर 3 प्लस 120 के। तो 29 का भाग दो इसमें, तो 29 से कम 29, 29 58 12, और 12 × 15 180, 180 और ये इधर आएगा तो 60, और 156 और 60, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। बारह सौ पिचासी का 76% बराबर 1256 का 35% प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ट्राई करते हैं। मैंने बोला ये 1285 इंटू 76/100 माइनस 1256 इंटू 35/100, इसका मान हमें निकालना है। पहले तो जो कुछ कट रहा है उसको काट लो। तो 5 से काटा आपने 7 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10, 28, 5 पंजे 25, 37, 20 को 2 से काटा 10 बार, ये कटेगा 38 बार, यहाँ भी 2 से कटेगा 10 बार, ये कटेगा 6, ऐसा कुछ कटेगा। ठीक है, तो पॉइंट में तो कट अच्छा जुड़ जाएगा। ठीक है, 7 8 56, डिजिट्स हम लगा सकते हो, लेकिन सोल्व ही कर लो कोई बात नहीं, लेकिन सोल्व करना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ठीक है, डिजिट्स हम लगा लेते हैं। डिजिट्स हम के अकॉर्डिंग देखो, इसके 0 से मतलब होता नहीं है। इसके अंकों का जो कितना आ रहा है, 7 और 2 9 0 हो गया 5, और ये कितना है 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ तो आएगा 10। यहाँ पे अंकों का जो कितना आ रहा है, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, 7 7 49, 49 को कितना बोल सकते हो आप 4। यानी आपका जो भी आंसर है उसके अंकों का योग 6 चाहिए आपको। पहले वाले में अंकों का योग कितना आ रहा है 3, ये नहीं है, 8 7 15 6, ये हो सकता है, 7 ये पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर जाएगा। अगर मान लो 6 दोनों में आ रहा होता तो हमें पूरा चेक करना पड़ता, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। चलिए, एक ग्राफ दिया गया आपको, एक्स वाई जेड के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या बता रखी है आपको हज़ारों में। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 2010 और 2012 में मिलाकर एक्स द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 2011 और 2014 में मिलाकर जेड द्वारा बेची गई किताबों की संख्या से कितने % ज़्यादा है या कम है। 10 और 12 में मिलाकर एक्स द्वारा बेची गई किताबें, तो एक्स ने ये वाली किताब बेची फर्स्ट नंबर की, तो 10 में एक्स ने बेची 40, 12 में एक्स ने बेची है, देखो यहाँ पर ये 20 और 40 के बीच में गैप कितने का आ रहा है 3 पॉइंट का, ये 25 30 35 40 ऐसे होगा, तो ये मिल जाएगा 35। सॉरी, ये आएगा क्या 10 में 40, हाँ सही। 11 और 14 में जेड के द्वारा, तो 11 में कितनी बेची जेड ने बेची यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 80 60 से 20 और 25, और 40 में बात करूँ मैं जेड की, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 60 से लेकर 95 यानी 35, यानी से बेची है 60, और ये कितनी है 75,
तो कितने परसेंट ज़्यादा है ये वाला, तो ये 75 है 60 है, 15 ज़्यादा है 60 में, तो 15 60 का कितना परसेंट होता है 25%। दो 2010 में वाई द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 2009 में बेची गई किताबों से 20% ज़्यादा है, और 2009 में दुकानदार जेड द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 2010 में बेची गई किताबों से 25% कम है। तो हमने बोला 2010 में वाई ने कितनी बेची है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 30 बेची है, और 2009 में जो बेची है उससे 20% ज़्यादा है ये, यानी ये 120% का मान है, 120% का मान 30 है, तो मैं बोलूँगा 2009 में उसने 25 बेची है, 25,000, ठीक है। तो 25 से 20% 5 बढ़ा दिया। जेड की बात करें, जेड ने कितनी बेची है, तो जेड ने बेची है 70 से लेके 105, 35, और ये 2010 से 25% कम है, यानी 75% का मान है 35, तो 100% का मान कितना होगा, 75% का मान 35 है, तो 100% का मान, अच्छा तो पॉइंट में आ जाएगा, कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने, देखो जेड की बात करें हम 2010 में, तो ये 70 था, तो 105, 35 ये, या तो ये कुछ अलग बोलना चाह रहे हैं हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसकी बात को। अच्छा, अगर मैं मान लूँ वाई से बात करें कि वाई से कंपेयर कर रहा हूँ कि वाई से 25% कम है, तो मैं ऐसा बोलूँगा 75% का मान 30 है, नहीं ये वो वाली बात भी नहीं बोलेगा। 2009 में 25% कम है, किताबों की संख्या से 25% कम है। एक मिनट, क्या बोलना चाह रहा है वापस समझते हैं, देखो इसको। अच्छा, 2010 से 25% कम है, ओके ओके। तो 2010 में कितनी बेची है इसने 35, तो 35 से 25% कम करो, तो 35 को जब 25 से 75 से मल्टीप्लाई किया हमने, उल्टा कर रहे थे हम, तो 26.25 आएगा, और 25 और 26 51.25, यानी ये आपका आंसर आएगा। 12, 13 और 14 में मिलाकर वाई द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 10, 11 और 12 के जेड से अंतर कितना है। तो मैंने बोला 2012, 13 और 14, वाई की बात करते हैं, वाई ये रहा, तो ये 75 है, ये 35 है, तो 40 आ गया। 2013 के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो कितना है 15 है। 14 के अंदर बात करें तो यहाँ से स्टार्ट है 20 और 20 40 है, यानी 95 है यहाँ। तो जेड की बात कर लेते हैं 10, 11, 12 की, तो जेड ये रहा 35, 11 में यहाँ से स्टार्ट है 25, और 12 में यहाँ से स्टार्ट है 115 है 75 से, तो कितना हो गया 40, 100 आ रहा है। तो ये 100 है और ये 95 है, तो डिफरेंस कितना का मिल जाएगा आपको 5000 का। चलिए इसको देखते हैं। 11 और 12 दोनों वर्षों में वाई और एक्स द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या 10 और 14 में जेड के द्वारा बेची गई किताबों की औसत से कितना ज़्यादा है। 11 और 12 में एक्स द्वारा बेची गई किताबों की संख्या एक्स और वाई द्वारा 10 और 14 के जेड से कितनी ज़्यादा है एवरेज से। तो मैंने बोला 11, 12 की बात करें तो 11, 12 में एक्स और वाई साथ में आएंगे, तो ये तो आ रहा है 55 और ये आ रहा है 75, तो 55 और 75 130, उसका आधा एवरेज 65 बन जाएगा। 10 और 14 में जेड, तो 10 में जेड का तो पता है आपको कितना था 35 था, 14 में भी निकाला था हमने, कितना ही है 60 है, और ये कितना है 95, फिर 35 है, तो इसका एवरेज कितना मिल जाएगा 35, और इन दोनों का डिफरेंस 30,000 आपका आंसर। चलिए मूव करते हैं फटाफट से 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ।
चलिए क्या आंसर आएगा इसका? गुना करने पर 30, जोड़ने पे 17। गुना करने पर 30, जोड़ने पे 17, तो 15 दूनी 30, दोनों साइन किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। डिवाइड करोगे 3 से तो माइनस का 5 और माइनस का 0.6। यहाँ बात करें गुना करने पे 20, जोड़ने पे 9, तो 5 और 4 दोनों माइनस के आएंगे और डिवाइड करोगे 10 से तो 0.5 और 0.4। तो ये वाला जो मान है माइनस का 0.5 0.4 इससे क्या है? बड़ा है, तो y बड़ा हो जाएगा x से, ऐसा बोल दोगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 को इधर ले जाओ, पावर इवन है तो 2 मान आएंगे, प्लस माइनस 7/2 यानी कि 3.5, प्लस का भी माइनस का भी। यहाँ पे देखो गुना करने पर 121 इंटू 9, 121 को बोल दो 11 इंटू 3 उससे क्या मिलेगा? 11 भी तो आएगा आगे, हाँ, तो 33 और 33 ये बन जाएगा, दोनों प्लस के आएंगे, तो 11/3 और 11/3, 3 का भाग दिया 3.6 आएगा, और 3.6 पॉजिटिव में दोनों से बड़ा है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको? y बड़ा होगा x से। नेक्स्ट, गुना करने पर 6 एंड जोड़ने पर 5, और सेकंड वाले में गुना करने पर 27, जोड़ने पे 12। हमने बोला 3 और 2 ये मिल जाएगा, किसका भाग दोगे? 3 का, और दोनों किसका आएंगे? माइनस के। यहाँ 27 और 12 यानी कि 9 और 3 दोनों किसके आएंगे? माइनस के। तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 0.6, कौन बड़ा होगा? x बड़ा हो जाएगा इस बार y से। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, गुना करने पे 10, जोड़ने पे 7, तो वैल्यू मिली 5 और 2। गुना करने पर 45, जोड़ने में 14, तो वैल्यू मिली 9 और 5। जब कंपेयर किया तो ये वाला 5 बराबर भी है, बड़ा भी है, और 9 बड़ा है, तो y बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा x के। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल सकते हो उसको? 11 इंटू 9 बोल दें, और इसको 2 इंटू 3 बोल दो, तो वैल्यू मिलेगी 22 और 27, दोनों पॉजिटिव आएंगे। किसका भाग दे दोगे? 6 का। यहाँ देखते हैं 70, तो 10 और 7, वैसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो x बड़ा है y से। चलिए, और एक क्वेश्चन हमारा बीच में छूट चुका था, वो भी देख लेते हैं। एक DI का क्वेश्चन था शायद, थोड़ा सा इसको भी ख़त्म करते हैं कि 2011 में बेची गई किताबों की संख्या 2015 से अनुपात दे रखा है 2:3। 2015 में y द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 2014 में x से 40% ज़्यादा है, तो 15 में x और z के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 11 में बेची गई किताबों का कुल कितना % है। तो पहली बात तो हमें पता कर लेते हैं 11 में कुल किताबें कितनी बेची गई है। तो 11 में कुल किताबें जो बेची गई है 80 आ रही है, यानी 11 का तो कंफर्म हो गया, आपको 80 हज़ार है। अब बात करते हैं हम 2015 के x और z का। तो 2015 के डेटा निकालने के लिए
हमें दिया गया है कि जो 2011 में किताबें बेची है उसका 2015 से 2:3 है। तो यहाँ पे 80,000 है, तो 2 का मान 80,000, 1 का मान 40,000, तो 3 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 1,20,000 बेची गई 2015 में। ये कंफर्म हो गया। 2015 की जो वाई वाली किताबें हैं इसमें से तो 14 की जो एक्स की किताबें हैं कितनी आ रही हैं, ये रही 20, उससे 40% ज़्यादा है, तो 20 का 40% 8,000 यानी 28,000 है। तो बची हुई एक्स और जेड की होगी, तो मैंने बोला 92,000 मिल जाएगा। बस 92,000 का इसमें भाग दे दो, बस दिखने में बड़ा था, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपका जो इसका आंसर है वो निकल आ जाएगा 115%। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चन जो RRB PO प्रैक्टिस मॉक के हिसाब से थे। चलिए, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।